गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में और कुछ बातें करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गुड्स वर्सेस सर्विसेज कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी के अंदर शामिल किया जाता है। हालांकि रेट्स के ऊपर कोई भी उसमें फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है गुड्स और सर्विसेज की नेचर को लेकर। तो गुड्स के बारे में बात करें, गुड्स में क्या क्या शामिल होता है, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा सकते हैं। गुड्स का मतलब है सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिसमें क्या क्या शामिल नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज़। यहाँ पर मनी का मतलब करेंसी से है, और सिक्योरिटीज़ यानी जो भी आप सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं वो सब शामिल नहीं है। उसके अलावा क्या क्या शामिल है, एक्शनेबल क्लेम्स, क्रॉप्स, जो भी लैंड पर जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं वो, ग्रास और वो सारी चीज़ें जो किसी भी ज़मीन का पार्ट हैं। ठीक है, ज़मीन का पार्ट का मतलब मैं क्रॉप्स की बात कर रही हूँ, जो उससे हम अलग करके काट करके अलग से बेच सकते हैं, इसीलिए उसको मूवेबल गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को ये लगेगा कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है वो क्लेम जो किसी पर्टिकुलर लोन यानी डेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन ये लोन ऐसा होना चाहिए जो सिक्योर ना हो, मतलब अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम दो तरह के लोन्स के बारे में जानते हैं, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन और एक है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जिसके लिए हमने क्रेडिटर को कोई सिक्योरिटी दे रखी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी की हो, मूवेबल गुड्स की हो, चाहे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने मॉर्टगेज की हुई हो, राइट। तो अगर कोई भी ऐसा लोन जो आपने सिक्योर कर रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी बंधक करके, मॉर्टगेज करके, या कोई हाइपोथिकेशन, इसका मतलब भी सिक्योरिटी लेने देने से है, और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज करके। देखिए, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास रखते हैं और उसके बदले में हम लोन लेते हैं तो हम वहाँ पर एक मॉर्टगेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम रखते हैं किसी के पास यानी क्रेडिटर को देते हैं फॉर अ लोन और डेट, तो उसके लिए हम प्लेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी डेट, कोई ऐसा लोन जिसके ऊपर आपका क्लेम बनता है, आपका राइट है उसको रिकवर करने का, इस तरीके के क्लेम को हम एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं। ऐसा क्लेम जिसके लिए एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस क्लेम को क्या हम गुड्स की कैटेगरी में डालेंगे? डेफिनेटली उसे गुड्स माना जा सकता है, लेकिन अनसिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योर्ड लोन के लिए अगर कोई क्लेम है आपका तो वो हम मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते। तो ये हो गया हमारा गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स के अंदर हम सारी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज़ को ऐड नहीं करते। और क्या क्या हो सकता है, लैंड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हम अलग करके गुड्स के फॉर्म में उसको सेल परचेज करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, क्लेम्स भी शामिल हैं, और भी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ लगता है, जो प्रॉपर्टीज़ मूव हो सकती हैं, वो सब इसमें हम डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सर्विसेज की। सर्विसेज में आएंगे तो हमें पता लगेगा कि सर्विसेज का मतलब वो जो गुड्स नहीं है। ठीक है, तो एक तो गुड्स नहीं होना चाहिए, एक मनी नहीं होना चाहिए, और एक सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्विसेज में सब कुछ शामिल है बट गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ को छोड़कर। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर अ कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी सर्विस पे कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सॉरी, यानी सर्विस का मतलब क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी का इस्तेमाल हो रहा है या कन्वर्ट हो रही है मनी, लेकिन उसके बदले में चार्जेस दिए और लिए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2-2 हज़ार के 5 नोट लेकर बैंक में जाते हैं और उसके बदले में आप 100 के नोट लेना चाहते हैं, और क्या अगर बैंक आपको वो एक्सचेंज करके मनी देता है
तो मे बी ऑप्शन हो सकता है कि उसके बदले में आपसे चार्जेस ले या ना ले। अगर बैंक उसके बदले में चार्जेस लेता है आपका मनी कन्वर्ट करने के लिए, तो इट मीन्स कि वो एक सर्विस है जो बैंक ने आपको प्रोवाइड की है। लेकिन अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो इसका मतलब वो सर्विस नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखो मनी का कन्वर्जन हुआ ना, एक करेंसी दूसरी करेंसी में, करेंसी नहीं सॉरी, मतलब आपने देखा कि कन्वर्ट करके उन्होंने दिया है मनी को। आप इस तरीके की कोई जो भी, हाँ करेंसी भी वैसे कन्वर्ट हो सकती है, उसमें वो भी जो एक्टिविटी की जाती है करेंसी कन्वर्जन की, ऑब्वियसली वो भी एक सर्विस है, उसके बदले में चार्जेस लिए जाते हैं बाकायदा। सो एक्सक्लूड क्या क्या करना है इसमें, गुड्स नहीं डालनी है, मनी नहीं डालना है और सिक्योरिटीज़ नहीं डालना है। मतलब मनी का लेन देन, मनी को लेन देन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मनी अपने आप में कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं है, मनी के बदले में सर्विसेज ली और दी जा सकती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। वाई जीएसटी इज़ नीडेड, जीएसटी क्यों ज़रूरत है, जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और इसने अपने अंदर सारे या मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस को अब शामिल कर लिया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीज को सिंगल टैक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मल्टीपल टैक्स नहीं है इसमें, सिंगल टैक्स से बात बन जाएगी। और ये ऑब्वियसली जब अगर आप एक चीज़ से काम चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जगह उस एक चीज़ ने ले ली है, तो इसका मतलब आपकी डिफ़िकल्टीज़ और आपकी फॉर्मेलिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका वो इजी हो जाएगा। तो वो इसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है। अनदर रीज़न जो रहा है जीएसटी लाने का वो ये था कि यहाँ पर जो इनपुट क्रेडिट है वो कॉन्टीन्यूसली और स्मूथली जो है सप्लाई चेन के हर स्टेज पर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंजम्पशन तक की जो सप्लाई चेन होती है, उसके अंदर जितने भी स्टॉपेज आते हैं हर जगह इनपुट क्रेडिट का ऑप्शन नहीं, इनपुट क्रेडिट जो है वो अवेलेबल है। जीएसटी ब्रॉड बेस्ड है, यानी कि एक सिंगल टैक्स है, पूरे देश को उन्होंने एक मेन एक नेशनल मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता है, और एक सिंगल टैक्स ने कई टैक्सेस का स्थान ले लिया है। तो ब्रॉड बेस्ड इसलिए है क्योंकि इसके तहत बहुत और भी लोग कवर होने लगे हैं। वो लोग जो पहले टैक्स पे नहीं करते थे, तो अभी वो जीएसटी की कैटेगरी में मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी है और एक इजी है, इम्प्लीमेंटेशन इसका इजी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से जीएसटी पॉपुलर हुआ है, जीएसटी की ज़रूरत पड़ी है। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे, इसने इनडायरेक्ट टैक्स का बेस, ऑब्वियसली यही बात मैं बता रही थी आपको कि इसने नेटवर्क बड़ा कर दिया है और इसका बेस बना दिया है, और अब लोग जो है टैक्स बचाने की कोशिशों को छोड़ने लगे हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इसमें इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है उसको पूरी चेन में इस्तेमाल किया जाता है, उसका बेनिफिट लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ जीएसटी में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल सेल ही की जाए, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, स्टॉक का ट्रांसफ़र हो, कैप्टिव कंजम्पशन हो। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ब्रांच मैन्युफैक्चर कर रही है और दूसरी ब्रांच उसको कंज्यूम कर रही है, तो उसे कैप्टिव कंजम्पशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। वो भी पॉसिबल है, उसे भी सप्लाई में शामिल किया जाएगा। सप्लाई ऑन ए कंसाइनमेंट बेसिस, कंसाइनमेंट बेसिस यानी प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को जब कोई कंसाइनमेंट दिया जाता है तो वो भी सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। जॉब वर्क बेसिस, सप्लाई ऑन जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब ये है कि जब एक पर्सन के रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट पर दूसरा व्यक्ति काम करता है और कुछ चीज़ें ऐड करता है या सर्विसेज देता है उसकी गुड्स के लिए, तो वो जॉब वर्क कहलाता है। तो वो भी एक तरीके से सर्विस की कैटेगरी में आएगा। एनी अदर सप्लाई सच एज डोनेशन, डोनेट करके भी अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सप्लाई तो हम कर ही रहे हैं ना गुड्स, तो सैम्पल्स देना या डोनेट करना, दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सप्लाई। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फीचर्स ऑफ जीएसटी। हालांकि हम एक वीडियो में जीएसटी के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं। 2-3 वीडियोस जो लास्ट में हमने आपको भेजे, तो उसमें आपने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी इंडियन इकानमी में एक बिगेस्ट चेंज और एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैस्केडिंग इफेक्ट का एलिमिनेशन, टैक्स ऑन टैक्स का जो एलिमिनेशन था, और बर्डन ऑफ टैक्स ऑन फाइनल कंजम्पशन जो है वो कम किया गया है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम एडवांटेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें जो भी हमें लगे कि जो इसके खासियत है या जो इसके लक्षण है वो हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। जैसे जीएसटी जो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन। फिर जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन नहीं है। मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ का सीन नहीं है, जहाँ कंजम्पशन होता है वहाँ पर ये जाकर लागू होता है। ड्यूअल जीएसटी यानी आईजीएस, आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो इसका मतलब ये ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है इसमें, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू का बंटवारा होता है। और क्योंकि फेडरल कंट्री है इंडिया, और यहाँ जो पावर्स हैं वो स्टेट्स और सेंटर में कुछ पर्टिकुलर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिवाइड की गई हैं, तो एक ये कॉन्सेप्ट भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उस फेडरलिज्म को एक्सेप्ट करता है। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए कौन सा जीएसटी इस्तेमाल होता है? आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है। जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स यानी कि बाहर के कंट्रीज से इंडिया में प्रोडक्ट्स को मंगवाना, दैट इज़ इम्पोर्ट्स, जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये जो है आईजीएसटी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज़ जीएसटी, ओके एक सेकेंड, हाँ, ये जो रेट्स फाइनल किए जाते हैं ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, राइट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए इसके दौरान। और हम बात कर रहे हैं फीचर्स की, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें जीएसटी में दिखाई देती हैं। जैसे जीएसटी ने अपने पुराने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दिया है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है या एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज है। मैं रैंडमली बीच बीच में आपको बता रही हूँ। सर्विस टैक्स है स्टेट में, जैसे स्टेट वैट है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग है। तो ये सारे टैक्सेस जो है वो जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट इज आइटम्स कैप्ड आउट ऑफ जीएसटी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी के बाहर रखी गई हैं, जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता? सारी गुड्स और सर्विसेज हैं, सिर्फ अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है उसको बाहर रखा गया है। प्लस में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये इस पे जीएसटी लागू होगा, लेकिन कुछ समय के बाद, यानी अभी रेट्स जो हैं इस पे फाइनल नहीं है। तो ऑब्वियसली रिकमेंड किए जाएंगे जीएसटी काउंसिल के द्वारा, तो ये भी जीएसटी की कैटेगरी में आ सकते हैं। टैक्सेशन ऑन टोबैको पर जीएसटी लागू होता है डेफिनेटली। टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी में आएंगे। प्लस इसके अलावा इन एडिशन सेंटर जो है इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करेगा ऑब्वियसली। तो दैट्स एन एडिशनल टैक्स ऑन टोबैको। नेक्स्ट एंड 10th पॉइंट इज थ्रेशोल्ड एग्जैम्पशन। थ्रेशोल्ड एग्जैम्पशंस यहाँ पर हम देखेंगे कि जीएसटी में जीएसटी किस तरीके से अप्लाई होता है। तो एक एनुअल टर्नओवर, यानी कि एनुअली अगर आपकी सेल, आपकी टर्नओवर 20 लाख तक है तो जीएसटी से एग्जम्पशन मिल जाएगी। कुछ एरियाज़ में 10 लाख भी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहाँ पर 10 लाख तक का एग्जम्पशन है और बाकी में 20 लाख का है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी से एग्जम्पशन मिलने के लिए ज़रूरी है कि हमारा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस ना करे। एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड का मतलब
इंपोर्ट्स के ऊपर आपने देखा आईजीएसटी में आते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़ीरो रेटेड हैं। एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये नहीं है कि एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्टेड हैं। देखिए, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशंस एंड ज़ीरो रेटेड टैक्स। ज़ीरो रेटेड का मतलब होता है फ़िलहाल टैक्सेबल नहीं है, सॉरी टैक्सेबल है बट अभी रेट ज़ीरो है। इसका मतलब अभी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सरकार कभी अमेंडमेंट करके रेट को बढ़ा सकती है, मतलब ऐड कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसको एग्जेम्पशन में नहीं हम डालेंगे, एग्जेम्प्टेड नहीं है एक्सपोर्ट्स, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ीरो रेटेड है, यानी कि अभी कोई टैक्स इस पर नहीं लगता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम बात कर चुके हैं बहुत बार इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो जब भी नया कुछ इवेंट होता है सेल का, तो जो आउटपुट जीएसटी जो भी होता है, जैसे एसजीएसटी है या सीजीएसटी है, तो आउटपुट एसजीएसटी है, तो उसमें से इनपुट जो है, यानी कि जो टैक्स आप पे कर चुके हैं वो माइनस कर दिया जाएगा, वो हम अपने पास रखेंगे और बाकी का पोर्शन जो है हम सरकार के पास जमा कराएंगे। तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हम एक क्वेश्चन के द्वारा एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न्स जो भी जीएसटी में, रिटर्न का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो टैक्स पेयर को भरनी होती है। एक फॉर्म है जो भरना है आपको, और उसमें सारा डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो ये रिटर्न आपको मैनुअल नहीं भरनी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन आप रिटर्न भरेंगे। जो भी पर्सन जीएसटी की कैटेगरी में आएंगे, जो भी रेट्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, तो कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि जब भी टैक्स की पेमेंट की जाएगी, दैट विल ऑल्सो थ्रू ऑनलाइन मोड, चाहे वो आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करें या नेट बैंकिंग से करें। आरटीजीएस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से भी आप जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टीडीएस एंड टीसीएस का ऑब्लिगेशन। तो डेफिनेटली इनकम टैक्स की तरह यहाँ पे भी टीडीएस और टीसीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का ऑब्लिगेशन रहेगा। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं। सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपनी टैक्स को स्वयं के द्वारा, यानी कि टैक्स पेयर के द्वारा ही उसका कर निर्धारण किया जाना। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन, सेल्फ असेसमेंट की एक जो है ड्यूटी रहेगी उसकी। डिमांड्स एंड रिकवरीज। तो जीएसटी के लिए अगर कोई भी टैक्स पर्सन के ऊपर पर्सन के द्वारा पेबल है, तो उसकी डिमांड जो है 3 साल के अंदर 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब हम जब भी अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं या फाइल करते हैं, और उसके दौरान उस रिटर्न के तहत अगर हमारी कोई भी जीएसटी यानी कि कोई भी टैक्स ड्यू है, तो उसकी डिमांड 3 साल तक की जा सकती है। और कुछ केसेस का मतलब होता है जैसे फ्रॉड किया है या कोई चीज़ मिस स्टेटमेंट दिया है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसमें 5 साल तक भी डिमांड रेज कर सकता है डिपार्टमेंट जीएसटी की। ठीक है। ऑफिसर्स वुड हैव रिस्ट्रिक्टिव पावर। ऑफिसर्स को पावर्स होंगी इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर की, यानी कि टैक्स पेयर को अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है, उसके ऑफिस में जाया जा सकता है, उसके डॉक्यूमेंट सीज किए जा सकते हैं। इस तरह की पावर्स हैं जो भी जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो डेफिनेटली अपीलेट ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है कि अगर टैक्स पेयर को कोई भी प्रॉब्लम है या उसकी कोई क्वेरी है या उसकी कोई शिकायत है और वो अपील करना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके यहाँ वो अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अडॉप्ट किया है ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न। ट्रिब्यूनल मतलब कुछ न्यायपालिका वाला कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें न्यायाधिकरण भी बोल सकते हैं आप इसको, न्यायाधिकरण ही कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है एक टैक्स पेयर जो अपील करने का इच्छुक है, तो वो अपनी बात रख सकता है। नेक्स्ट 19th पॉइंट इज़ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो स्टेट्स के द्वारा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी
बनाई गई है। किस लिए? टैक्स पेयर को उसके टैक्सेशन से रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेरीज कोई हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, सेम जो है सेंटर ने भी बनाई हैं सेंट्रल लेवल पर। एंड द लास्ट वन इज एन एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो व्हाट इज़ एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज? तो इसका मतलब है कि जब भी जीएसटी के रेट्स डाउन होते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं, तो सप्लायर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि इसका बेनिफिट वो फाइनल कंज्यूमर को भी दे, ठीक है। तो रिडक्शन होता है जब टैक्स इंसिडेंस का, यानी कि जहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है जिस पॉइंट पर, तो इफ़ रेट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड देन द सप्लायर ड्यूटी ऑफ द सप्लायर इज़ टू ट्रांसफ़र द बेनिफिट ऑफ दिस रिडक्शन, या इसको पास करना होता है इस बेनिफिट को टू द फाइनल कंज्यूमर, राइट। सो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की हम बात करें तो ऑब्वियसली जीएसटी ने काफ़ी वाहवाही लूटी है इस केस में, बहुत सारे हर्डल्स जो है ख़त्म किए हैं, और गवर्नमेंट और कंज्यूमर दोनों के लिए ही ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई है गवर्नमेंट के लिए कि वो टैक्स या जो भी अमाउंट है वो किस तरीके से इजीली कलेक्ट कर सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में, और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो तेज़ी ला सकती है। और कंज्यूमर के पार्ट पे कि कंज्यूमर के लिए डिफ़िकल्टीज़ कम हो गई हैं, इजी हो गया है टैक्स फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन और सप्लाई। तो ये बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ जो पहले फेस की जाती थी कंज्यूमर के द्वारा, और सबसे बड़ी बात जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस हुई हैं। सो ये एक नहीं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स अब आप एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। डेफिनेटली पूरे देश को एक मार्केट की तरह कंसीडर किया जाता है, जहाँ पर कॉमन टैक्स रेट्स हैं, कॉमन प्रोसीजर्स हैं, और सारी इकोनॉमिक बैरियर्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो डेफिनेटली जब सभी के ऊपर एक जैसा टैक्स लागू होगा तो उससे एक मेजर बूस्ट मिलेगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरर को इंडिया के अंदर, चाहे वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एक मैसेज दिया गया कि अब फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो है इंडिया के अंदर आकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स के पॉइंट पे कोई भी डिफ़िकल्टी उसको फेस नहीं करनी होगी और एक सिंगल टैक्स ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज़ बियॉन्सी टू द गवर्नमेंट रिवेन्यू, मीन्स कि गवर्नमेंट की आय में इजाफा, बढ़ावा, मतलब इंक्रीज़ हुआ है गवर्नमेंट की रिवेन्यू। कैसे? जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब डिफ़िकल्टीज़ दूर होंगी, जब कंज्यूमर जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा, तो डेफिनेटली वो टैक्स पे करने में नहीं हिचकिचाएगा या टैक्स की चोरी नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज़ द रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मीन्स कि ऑब्वियसली ये चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे उसका बिजनेस सेटअप है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेचता है, तो ये एक तरीके से सभी के लिए सेम प्रोसीजर, सेम एफिशिएंसीज को लेकर आया है। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर ज़ीरो रेटेड। तो जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट्स में जो है ज़ीरो रेट है, तो इसलिए ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में मदद करता है। इरेडिकेट करप्शन, डेफिनेटली जब सब कुछ ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी है, सब प्रोसीजर्स जो हैं इजीली एप्लीकेबल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है, तो डेफिनेटली करप्शन जो मैनुअल जो वर्क होता है, जो मैनुअल एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ पर करप्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमेशा। तो जब लीस्ट मैनुअल इंटरफेस रहेगा तो वहाँ करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। नो मैनुअल इंटरफेस ये आप कर चुके हैं। नेक्स्ट इज टैक्स पेयर्स फ्रेंडली। डेफिनेटली टैक्स पेयर के लिए प्रोसीजर्स को ईजी कर दिया गया है। ऑटोमेशन का प्रोसेस कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को टैक्स पे करने में कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता। रिड्यूस्ड इवेजन, टैक्स की चोरी ख़त्म हुई है। डेफिनेटली जब आपके आगे हर्डल्स नहीं आएंगे और जब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी और रेट्स जो हैं वो कम होंगे, तो टैक्स की इवेजन का जो कॉन्सेप्ट है या जो एक मेंटालिटी है वो ठीक रहेगी।
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेक इन इंडिया के लिए ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म था जीएसटी को लाना और फॉरेन इन्वेस्टर को, फॉरेन मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट करना और यहाँ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश के लिए मतलब हेल्प करना। ग्रेटर सर्टेनिटी जो है कॉमन प्रोसीजर लाता है रजिस्ट्रेशन का, कि टैक्स पेयर अपना रजिस्ट्रेशन एक ही पोर्टल पे कर सकते हैं, रिफंड्स पा सकते हैं और रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो कॉमन टैक्स बेस है, कॉमन सिस्टम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न है। ये सारे मेजर जो हैं वो एक तरीके से एक कंफ्यूजन वाला जो एनवायरनमेंट है, जो कंज्यूमर वाला कंफ्यूजन वाला जो हालात है, उसे अवॉइड किया जाता है यहाँ पे। रिड्यूस्ड एंड यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स, ये वही चीज़ें बार बार दोहरा रहा है कि एक तो टैक्स रेट्स रिड्यूस किए गए और एक जैसे रखे गए। बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली जब टैक्स रेट्स कम होंगे और लोग अवेयर होंगे और इजी रहेगा टैक्स भरना, इवेजन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक सरकार की रिवेन्यू बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि हम ऑटोमेशन के युग में जी रहे हैं जहाँ पर एवरीथिंग इज़ विदाउट मैनुअल इंटरफेस। सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो कंटिन्यूसली एंड स्मूथ फ्लो रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, क्योंकि सप्लाई चेन के हर पॉइंट पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कुछ और भी हैं जैसे कंप्लाइंस कॉस्ट, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ जो थी या जो जीएसटी को पे करने का जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो कम की गई। और लिटिगेशन यानी कि जो कानूनी अड़चनें थी वो ख़त्म की गई, तो ऑब्वियसली सरकार का एक खर्च जो मुकदमेबाजी में ज़्यादा होता था टैक्स को लेकर, वो भी एलिमिनेट हुआ। ओके, सो ये थे हमारे एडवांटेजेस। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांजिशन प्रूव कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है अपने साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ डिसएडवांटेजेस को ना लेकर आए, तो डेफिनेटली फैक्ट से जब हम जीएसटी में एंटर किया तो डेफिनेटली देयर वाज अ कंफ्यूजन अमॉन्ग्स द टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग द न्यू फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ जीएसटी सिस्टम। ओके, तो जीएसटी सिस्टम को अडॉप्ट करना और उसके साथ एडजस्ट करना टैक्स पेयर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क रहा है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट। डेफिनेटली जीएसटी अडॉप्ट करने के लिए बिजनेसमैन को नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत महसूस होने लगी, ताकि वो अपनी अकाउंटिंग को अपडेट कर सकें और अपने मतलब लेटेस्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे एक तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जीएसटी ऐसे पे कर ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर ना हो या उनके पास वो लोग ना हो जो जीएसटी को ऑपरेट कर सकें। यानी कि क्लरिकल जो स्टाफ है वो आपका एक्सपर्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में। तो ये एक कॉस्ट को बढ़ाने वाला काम था। सिंगल टैक्स, अभी तक हम कह रहे थे कि एक सिंगल टैक्स है, बट ऐसा नहीं है। सीजीएसटी और एसजीएसटी को अगर हम देखें तो ड्यूअल टैक्स में कैटेगरी में आता है। तो सिंगल टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि हम जीएसटी को सिंगल टैक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कन्फ्यूजिंग टर्म। यहाँ एक ही ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज कर रही है, तो ये तो ड्यूअल टैक्स हुआ। मल्टीपल ऑफ टैक्स रेट्स, कई सारे रेट्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28, तो देयर आर सो मेनी रेट्स अंडर जीएसटी। तो एक रेट नहीं है, बहुत सारे रेट्स हैं, 5 स्लैब्स हैं रेट्स जीएसटी के। मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन, हर स्टेट का अपना लॉ है, जिसकी वजह से हर बिजनेसमैन को अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम करना है तो उसको हर स्टेट के हिसाब से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। प्रोफेशनल्स नीडेड, डेफिनेटली नए सॉफ्टवेयर को, नए रिजीम को अडॉप्ट करने के लिए यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, जो जिनकी फ़ीस जो है काफ़ी रहती है, और ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है बिजनेसमैन पे जिसे स्मॉल बिजनेसमैन हैंडल नहीं कर सकता। कंप्यूटराइज जीएसटी, डेफिनेटली
जैसे कि पहले बताया गया कि एवरीथिंग इज़ थ्रू ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मोड्स के थ्रू है। तो स्मॉल बिजनेसमैन या टैक्स पेयर जो अननोन है, जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क रहा है हमेशा से। इंक्रीज़ इन ऑपरेशनल कॉस्ट, ये हम कर चुके हैं पहले। ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, CGST, SGST, IGST कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन एक नया नाम है। पुराने जो भी टैक्स के रेट्स थे या पुराना जो टैक्स का सिस्टम था उसको नए रूप में पेश किया गया, लेकिन बदलाव कुछ नहीं है, सिर्फ मेथड बदले गए। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, जो भी उसके आलोचक हैं, उनके हिसाब से जो मेन प्रोडक्ट है वो वही है, बस आपने पैकिंग चेंज कर दी और कस्टमर को आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की। दैट मीन्स ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। नेक्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर। तो कॉम्पोजिशन एक स्कीम है जिसके तहत अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो बिजनेसमैन के लिए ये एक कंपल्शन है कि उसको स्टेट के अंदर ही रहकर अपना काम करना होगा। अगर वो स्टेट की बाउंड्री के बाहर जाकर अपना बिजनेस करता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन सा? कॉम्पोजिशन स्कीम का। एंड द लास्ट वन इज़ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ड्यूअल कंट्रोल। तो यहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही कंट्रोल है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं या कॉम्प्लिकेशन हैं वो बढ़ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।